ओम शांति। आज का टॉपिक है फियर ऑफ एनिमल्स, अर्थात कि जानवरों से बहुत अधिक डर लगना। ये एक बहन ने प्रश्न भेजा था मेल पर, तो उसको हम कवर करते हैं। वैसे तो फियर, एंजाइटी, डर है ना, फोबिया जिसे हम कहते हैं, वो अपने आप में ही अलग टॉपिक है। उसको हम आने वाले सेशंस में देखेंगे ही, परंतु क्योंकि ये सुझाव आया है इसलिए हम इसको पहले कवर कर रहे हैं। तो जब हम जानवरों के डर की बात कर रहे हैं, जिसे हम जूफोबिया भी कहते हैं, तो सबसे पहले डर के बारे में थोड़ा सा हम एक कन्वर्सेशन कर लें। डर अपने आप में ही एक बहुत डीप वर्ड है। इसे गहराई से समझे। एक है कि मुझे डर लग रहा है ना, ये सब्जेक्टिव चीज हो गई कि मुझे किसी चीज से, व्यक्ति से, जानवर से, कोई प्राकृतिक आपदा से, मृत्यु से, कोई बीमारी से डर लग रहा है, तो मेरा वो पर्सनल डर है, राइट। या हो सकता है कई बार वो फैमिली से भी डर कैरी फॉरवर्ड होके आ रहा है, जेनेटिक हो रहा है। तो वो भी एक काफी बड़ा मापदंड होता है, इसलिए हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट की जब हम कोई भी एंजाइटी, फियर या फोबिया के बारे में डिस्कस करते हैं या उनको ट्रीट करते हैं। तो एक्चुअल में डर है क्या? जो चीज से मुझे डर लग रहा है दूसरे किसी को नहीं लग रहा है। माना वो डर वास्तव में डर नहीं है, मैंने उसको लेबल कर दिया है उस चीज के साथ में कि वो चीज या वो एविडेंस या वो वस्तु स्थिति जो कि मुझे रियल लग रही है ना, कि वो डर उसको देखकर, उसके पास जाकर, उसको अनुभव कर कर या उसके बारे में सोचकर भी हम्म, मेरे हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, हृदय की गति बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है, मुझे बेचैनी महसूस होने लगती है। तो वो है नहीं वास्तव में। डर वो चीज का लेबल नहीं है, पर मैंने उसको लेबल लगा दिया है। तो सबसे पहले तो मुझे ये अंडरस्टैंडिंग आना बहुत आवश्यक है कि जिस डर को मैंने पकड़ कर रखा है, वास्तव में तो वो है ही नहीं। इनफैक्ट वो कोई ऐसा शब्द ही नहीं है डर, मैंने ही वो एक अपने आप में स्टिक कर दिया है उसको। तो डर ये एक इमेजिनेटिव चीज है ना, मैंने ही अपने मन में क्रिएट कर दिया है, सोच सोच कर, इमेजिन कर करके उसको लेबल कर दिया और इतना पक्का घट कर दिया है कि अभी मैं उससे निकल नहीं पा रही हूँ। वो केवल हमारे विचारों में है। ये विचारों में और बुद्धि में है। मान लीजिए किसी कुत्ते ने हमें काटा था, बचपन में काटा था। अभी जब भी उसको देखते हैं तो डर लगता है, या उसके बारे में सोचते भी है तो डर लगता है। कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं हमारे पास में कि हमें तो कभी काटा नहीं है कुत्ते ने। जैसे कुछ दिन पहले ही पेशेंट आए, उन्होंने कहा कि मुझे तो कभी मैंने कभी उस कुत्ते की काट खाई नहीं है। आई हैव नेवर बीन बिटन बाय द डॉग। परंतु कभी काटा नहीं है, फिर भी इतना डर क्यों लगता है? इतना ज्यादा कि जब वो आ रहा था ना, तो वहां पे एक कुत्ता था, तो जोर से चिल्ला रहा था और वो साइड में और बाहर से ही बोल रहा था, इसको भगाओ, इसको भगाओ, इसको हटाओ। है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी क्रिएट हो सकता है। कई बार हमें इस जन्म की तो स्मृति है, परंतु पास जन्मों की स्मृति नहीं होती है। तो क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो चुका है, तो उसको डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड करना होगा और उसे डीपर लेवल पे निकालना होगा। सबसे पहले तो ये समझ ले कि डर ये केवल मेरे विचारों में है। अगर मैंने ये डर के विचार को निकाल दिया, अगर मैं उसमें सक्सेसफुल हो गया, तो मैं बिल्कुल निडर हूं, निर्भय हूं, बिल्कुल जैसे उड़ते पंछी की तरह रिलैक्स्ड हूं। तो चले हम इसको समझते हैं कि आखिर ये ज़ूफोबिया या फियर ऑफ एनिमल्स, जिसे एक्सट्रीम फियर ऑफ एनिमल कहेंगे, वो है क्या। अभी इसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी कि जनरली सभी प्राणियों से, सभी जानवरों से उनको डर लगता है। या दूसरी कैटेगरी
कि जिसमें कोई एक पर्टिकुलर जानवर से ही डर लगता है। जैसे कहा कि उस जानवर से ऐसा कोई ट्रॉमेटिक, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आ गया कि उसने काटा था बहुत समय पहले बचपन में, या पास्ट मेमोरी आत्मा कैरी करके आई है पास्ट बर्थ की, या फिर किसी और को भी देखा है, अपने क्लोज रिलेटिव को, हाँ, या नियर एंड डियर वन, या किसी को भी देख लिया हो जिसको वो बाइट कर रहा हो, जिसको उसने काटा हो जानवर ने, हाँ, तो भी वो सबकॉन्शियस माइंड में उसका इमेज फिट करके रख दिया है, और जिसकी वजह से एक्सट्रीम भय मन में आ गया है, अतिशय डर आ गया है। तो इसे फोबिया भी कह सकते हैं, या दूसरी कोई एंजाइटी की बीमारी है। इन जनरल वो डरना उसका स्वभाव ही है। तो क्योंकि डरना स्वभाव ही है, हर छोटी बात में, हर छोटी मोटी बात में डर लगता है, बेचैनी होती है, तो ये चीज का भी डर लगता है। रिसर्च के दौरान पाया गया कि 12% से भी ज्यादा अडल्ट्स, हाँ, बच्चों में तो कॉमनली बहुत ज्यादा पाया जाता है, परंतु एडल्ट्स, बुजुर्गों में भी 12% से ज्यादा लोगों में कोई ना कोई स्पेसिफिक फोबिया, है ना, एक्सट्रीम डर जिसे कहेंगे, वो पाया जाता है। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि ज़ूफोबिया जो है बहुत कॉमन है फोबियाज में, इसलिए आपको ये लग रहा हो कि मुझे ही सिर्फ ये है, जानवर का डर मुझे ही लग रहा है, तो ये केवल आपको नहीं है, कई लोगों को है। जब ये सुनते हैं ना कई लोगों को है, तो एक हिम्मत आ जाती है कि भाई चलो दूसरों को भी है, तो दूसरे फेस कर रहे हैं, मैं भी फेस कर लूंगा, मेरे में भी इतनी शक्ति लानी है मुझे कि मैं चेंज कर सकूं। अच्छा, कुछ रिसर्च में ये पाया गया है कि जानवरों का डर, जो मोस्ट 3 कॉमन फोबियाज है उसमें से 3 टॉप 3 में उसका नंबर है। मतलब कितना कॉमन है और कितना हम इसको निग्लेक्ट कर रहे थे। और जो जानवरों का डर या फोबिया कहेंगे, ये एक प्रकार से एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसे हम स्पेसिफिक फोबिया कहेंगे। स्पेसिफिक फोबिया जो होता है ना, वो एकदम इंटेंस डर, बहुत ज्यादा डर क्रिएट करने वाला होता है उस स्पेसिफिक चीज को, एक ठराविक चीज को देखकर, उसके बारे में सोचकर, या उस सिचुएशन को सोचकर। और कई सारे ऐसे स्पेसिफिक फोबियाज जो होते हैं, उनकी इंटेंसिटी समझना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वो उतना एक्चुअल थ्रेट या उतना डर पहुंचाने वाले या उतना जोखिम पहुंचाने वाले मुझे है, या मैंने अपने आप में उसको इंटेंस कर दिया है। तो ये चैलेंजिंग भी है अपने आप में फोबिया को मैनेज करना। इस पर एक और एग्जाम्पल याद आ रहा है कि मेरे साथ में एक बहन, कहीं से हम गुजर रहे थे और वो बहन को पीछे से आके कुत्ते ने काट लिया। अब उसके मन में इतना ज्यादा डर बैठ गया था कि वो जहां पे भी कुत्ता देखती वो बाहर ही नहीं निकलती, या पहले उसको कहती कि भगाओ। तो इस तरह से कोई ऐसे पेनफुल हमें हमारे साथ में घटना घट गई हो, तो भी वो डर बैठ जाता है। तो ये चैलेंजिंग है अपने आप में। और सबसे पहले तो उसको जानना, पहचानना और एक्सेप्ट करना, फर्स्ट स्टेप तो ये आ जाता है ना। कुछ लोगों को ज़ूफोबिया होता है, या फिर डर लगता है कुछ पर्टिकुलर, है ना, निर्धारित जानवर का। उसको जैसे अलग-अलग लेबल से भी जाना जाता है। जैसे किसी को चमगादड़ का डर लगता है, तो उसे कैरप्टोफोबिया कहते हैं। किसी को कुत्तों का डर लगता है, तो उसे साइनोफोबिया कहते हैं। किसी को जंतु का, कीड़ों मकोड़ों का डर लगता है, तो उसे एंटोमोफोबिया कहते हैं। यदि चूहे का डर लगता है तो उसे म्यूसोफोबिया कहते हैं। सांप का डर लगता है तो वो कहा जाता है ओफिडियोफोबिया। और स्पाइडर्स का डर लगता है तो उसे कहा जाता है एरेक्नोफोबिया। और भी है कई सारे। और ये समझिए, 2 प्रकार के हैं। एक तो एंजाइटी इन जनरल है कि बहुत डर लगता है सभी चीजों से। दूसरे जानवरों की फोबिया की हम बात कर रहे हैं, तो एक है इन जनरल जानवरों का डर लगना, एक्सट्रीम डर लगना, जिसे जू फोबिया कहते हैं। और कोई स्पेसिफिक जानवर का, या कीड़े मकोड़े का, या स्पाइडर का, या सांप का डर लगता है, तो वो स्पेसिफिक फोबिया में आ जाता है। अभी
ये ज़ूफोबिया जो है उसको ट्रिगर कौन सी चीजें करती है? जैसे बंदूक होती है ना, गोली तो ऊपर से बाहर से अलग जगह से निकल रही है, पर कब निकल रही है? जब ट्रिगर हो रहा है। ऐसे ही हमारे ब्रेन की स्टडी जब की जाती है तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जैसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स कहते हैं, कि उनके मौजूद होने से ये डर पनपता है ना, बढ़ जाता है। इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एक माइंड ओवर मैटर्स और क्रेविंग्स कैसे ट्रिगर होती है, इसके ऊपर अलग से सेशन लेंगे, ताकि वो ब्रेन की स्टडी में और उसके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से और अच्छे से क्लियर हो सके। अभी यहाँ पे जब ज़ूफोबिया के ट्रिगरिंग फैक्टर्स की या उसको बढ़ाने वाले फैक्टर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज आती है कि परिवार में कुछ मेंबर्स या सभी मेंबर्स को वो डर है। तो बचपन से ही बच्चा वो डर के साथ उसको पालन पोषण मिला है। उसकी अपब्रिंगिंग ही वैसे हुई है कि दूसरों को भी डर है फैमिली में, इसलिए वो कैरी फॉरवर्ड कर लेता है, उनको देखकर सीखता है वो डर। दूसरा होता है जेनेटिक। ये डिफरेंट है, जो फैमिली मेंबर्स का है उससे डिफरेंट है, क्योंकि जेनेटिक में शायद बच्चे को पता भी नहीं है कि उनको भी डर था, है ना। हो सकता है वो अलग रह रहा हो बचपन से, या फिर उनको उन्होंने महसूस नहीं किया हो या कभी चर्चा नहीं की हो, परंतु बाद में उसे पता चलता है कि भाई ये तो मेरे फलाने फलाने रिलेटिव में, फैमिली जीन्स में, या यूं कहो कि अनुवांशिकता रूप में मेरे परिवार में कईयों को था, पर मुझे ही पता नहीं था, बाद में पता चला। तो ये जीन्स में पनपता है, तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है डीएनए से, इसलिए कहा जेनेटिक। तीसरा है कि मन को बहुत ज्यादा घाव या चोट पहुंची हो, एक्सपीरियंस उस जानवर के साथ में देखकर, जैसे सांप ने काट लिया था, कुत्ते ने काट लिया था। तो अब ये खुद का भी हो सकता है, दूसरे का भी एक्सपीरियंस हो सकता है, परंतु मन में एक बहुत बड़ा घाव हो गया है उसकी वजह से, इसलिए उसे कहते हैं ट्रॉमेटिक फैक्टर। भी जूफोबिया के सिम्टम्स क्या है? तो सबसे प्राइमरी उसका सिम्टम है कि बहुत ज्यादा डर लगता है जानवरों से। और ये जो लेवल होता है ना, प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब जितना लगना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा है। जैसे मान लीजिए शेर है, हाँ, नीचे आप लोग जू में गए और आपको कोई एकदम से नीचे धक्का दे दे और उसके सामने खड़ा कर दे, तो वो प्रपोर्शन अलग है। परंतु आप कहीं से जा रहे हो रास्ते से, कहीं बिल्ली दूर खड़ी है, कुत्ता दूर खड़ा है, पर आप जा ही नहीं पा रहे हो, क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हो, या घर के बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। दोनों का प्रोपोर्शन अलग है ना। पहले वाला प्रोपोर्शन थोड़ा सीरियस मान सकते हैं कि उसमें यूजुअली कईयों को होगा, मेजोरिटी होगा, परंतु दूसरा वाला प्रोपोर्शन, क्योंकि हमने देखा अभी पता चला कॉमन है, बट वो सभी को नहीं हो रहा है ना। मतलब सभी उसमें से सभी उस उन जैसे नहीं है जिनको जानवरों का डर लगता है। तो मैं भी उस ग्रुप में आ सकता हूँ कि मुझे भी जानवरों का डर न लगे। तो सबसे पहले, इज इट पॉसिबल? यस, डेफिनेटली इट इज पॉसिबल कि हम उस ज़ूफोबिया में से बाहर आ सके, और आज हम उसको देखेंगे भी कैसे आना है। तो जो ज़ूफोबिया वाले लोग होते हैं, कई बार वो ज़ू में जाना भी पसंद नहीं करते, प्राणी संग्रहालयों में जाना पसंद नहीं करते, या फिर उनके ऐसे मित्र संबंधी जिनके पास में कोई पालतू कुत्ता या पालतू प्राणी है, उनके पास में भी वो जाना पसंद नहीं करते। हाँ, इवन वो वीडियोस और इमेजेस भी होते हैं ना वो प्राणियों के, या नेचर की जो प्रकृति की डॉक्यूमेंट्रीज होती है, उन प्राणियों की डॉक्यूमेंट्रीज होती है, उसको भी देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि इतना इंटेंस डर उनके मन में बैठ चुका होता है। फिर नेक्स्ट चीज होती है कि अगर वो जानवर आसपास में नजर आए, उसको देख लिया या सोच भी लिया, तो फिर क्या फिजिकल सिम्टम्स, शरीर में ऐसे क्या चेंजेस हो सकते हैं जिससे पता चले कि भाई ये डर की वजह से हो रहा है, जानवरों के डर की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहला, चेस्ट में, है ना, छाती में दर्द शुरू हो जाता है, टाइटनेस सी फील होती है चेस्ट में। हाँ, जो व्यक्ति को डर लग रहा है, फोबिया है उसका, उसके हृदय की गति बढ़ जाती है, छाती में धड़-धड़ होने लगती है, सिर एकदम सुन्न हो जाता है, कई बार तो बेहोश भी हो जाते हैं। मलमल और उल्टी जैसा होने लगता है, क्योंकि फियर हो रहा है, नेगेटिव हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं ना, तो मलमल, उल्टी, जीआई डिस्टर्बेंस, ये
पाचन प्रणाली में डिस्टरबेंस होने की वजह से भी होता है। वो श्वास जल्दी जल्दी लेने लगेगा, फूलना लग, जैसे उसकी श्वास फूलने लगेगी, इस तरह से डर बढ़ रहा है, हार्ट की गति बढ़ रही है, तो हाँ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो जाती है। फिर दूसरा सिम्टम है कि उसे बहुत पसीना छूटने लगेगा शरीर में, और कई बार हाथों पैरों में शरीर में कंपन महसूस होते हैं, और कई दफे तो ये थरथराटी इतनी ज्यादा होती है कि व्यक्ति कंट्रोल नहीं कर सकता है, हाथ पैर ऐसे कांपने लगते हैं, शरीर कांपने लगता है उस प्राणी को देखकर। जितना हम लाइटली समझ रहे थे उससे तो कई गुना अधिक डीपर लेवल तक है। और इसे लाइटली न ले, क्योंकि यदि इसको दबा रहे हैं तो हम इसको और अंदर ही अंदर बढ़ा रहे हैं, इसके लिए इसको समझना और इसको ट्रीट करना समय पर बहुत आवश्यक है। फिर बच्चों में इसके क्या शारीरिक सिम्टम्स दिखाई देंगे कि जिससे बच्चे कोई बोल, छोटे बच्चे हैं बोल नहीं पाते हैं, परंतु क्योंकि वो संस्कार डीप उसके अंदर आ गया है, जेनेटिक कैरी करके आया है, तो वो बोल नहीं पाता है, व्यक्त नहीं कर पाता है, तो बच्चों में कैसे समझे कि इसको जानवरों से डर है। तो जब भी वो कोई जानवर को देखेगा तो वो जिस जो केयर गिवर है, माता पिता जिसके साथ है, उसको तुरंत एकदम से कस के पकड़ लेगा, क्लिंग कर लेगा। या तो फिर दूसरा रिएक्शन, वो उसको देखकर जोर जोर से रोने लगेगा, है ना, अनकंट्रोलेबली, कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा है उसको रोना। तीसरा, फ्रीज अप हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा, कुछ बोल भी नहीं पाएगा, व्यक्त भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डर से उसके अंदर एकदम से जैसे एक पॉज आ गया हो, बस वो कुछ ना बोल रहा है ना रो रहा है, परंतु ये भी फोबिया में काउंट होता है। इसलिए बाकी के तो रोने वाले जैसे, और एक सिम्टम है कि वो जोर जोर से हड़कंप मचा देगा, टेम्पर टेंट्रम जैसे कहते हैं। तो ये शोर शराबा करके रोने वालों को तो फिर भी पहचान लेते हैं, परंतु जो एकदम सुन्न हो जाते हैं उनको पहचानना बहुत जरूरी है कि क्यों इतना शांत हो गया बच्चा एकदम से, क्यों हपक गया, जैसे हम कहते हैं ना हपक गया, डर के कारण हपक जाता है वो। अभी इसको डायग्नोस कैसे करें जानवरों के डर को, तो हेल्थ प्रोवाइडर या फैमिली मेंबर में भी कुछ क्वेश्चंस पूछ के हम समझ सकते हैं कि इसका डर कैसे लेवल का है और क्यों है। तो पहली बात कि वो जानवरों को वो अवॉइड करेगा, वहां पे से जाना अवॉइड करेगा, देखकर उस सिचुएशन में जाना अवॉइड करेगा, उसके बारे में कोई बात करेगा तो भी बात घुमा देगा, वहां से चला जाएगा, तो समझना चाहिए दाल में कुछ काला है, उसको डर है। और ये जो डर है, फोबिया जब हम कहते हैं, तो वो डर जो है अंदर ही अंदर इतना घर कर जाता है कि कम से कम 6 महीना वो डर अंदर रहता है, उससे ज्यादा भी चलता है। कई बार तो जन्म बाय जन्म वो संस्कार कैरी करके आत्मा जाती है। फिर नेक्स्ट होता है कि वो पैनिक, एकदम से डर गया, एकदम से हपक गया, है ना। और ये डर दूसरे प्राणियों के मुकाबले एक प्राणी में ज्यादा भी हो सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में भी बढ़ सकता है, तो ये भी वेरी कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है कि वो जानवर को देख के इमिडिएटली पैनिक हो गया, एकदम से हपक गया, और इतना डर बैठ गया, वो पिक्चर देख रहा है, केवल वीडियो में देख रहा है, फोटो देख रहा है, तो भी उसको देखकर पैनिक हो जाता है, क्योंकि वो स्मृति उसकी जागृत हो जाती है ना। और इस डर के कारण उसकी जो डे टू डे एक्टिविटीज होती है, दैनंदिन कार्य करने की उसकी कैपेबिलिटी, क्षमता, एफिशिएंसी, गुणवत्ता, वो सारी कम होने लगती है। तो इसको तो जरूर समझना है और ट्रीट करना है ना। और कई बार तो ये एंजाइटी जो है वो दिन ब दिन वर्स होते जाती है, जैसे ये जानवर देखेंगे उसमें वो एंजाइटी आ जाएगी। तो अब इसको ट्रीट कैसे करना है, तो ट्रीटमेंट में कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज यूज की जाती है इसमें। सबसे पहली तो होती है एक्सपोजर थेरेपी, कि जिसमें फर्स्ट उसको जो स्पेसिफिक डर है ना उसको समझना है, और वो स्पेसिफिक डर जिस प्राणी से है या जिस चीज से है, तो ये एक्सपोजर थेरेपी से 10 में से 9 लोग जो है वो ठीक हो जाते हैं। मतलब समझ सकते हैं आप, मेजोरिटी से भी ज्यादा ठीक हो ही जाते हैं।
तो एक्सपोज़र थेरेपी में क्या करते हैं कि जिस जानवर से या जो जानवरों से पेशेंट को डर लगता है, अक्सर करके उसको कहा जाता है कि भई आप उसका पिक्चर आपके सामने रखो या लेके आओ। आप नेचर के वीडियोज़ को देखो कि जिसमें वो जानवर है या फिर उसके बारे में सोचो, है ना? तो जैसे-जैसे एक्सपोज़र मिलेगा उससे, आप फ्रेंडली होते जाएँगे। उसको कैजुअली लेते जाएँगे कि भई यहाँ तो ये होते ही है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों को यहाँ पे जिराफ या ज़ेब्रा या जो दूसरे प्राणी हैं उसे देखने की आदत नहीं है। पर अफ्रीका में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जो ज़ूस है वहाँ पे कॉमनली हमको वहाँ हमारे पास में से गुज़रते हैं। तो प्रैक्टिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको केवल कहना है कि आप महसूस करो, इसको फ़ोटो देखो, ये वीडियोज़ देखो। तो क्योंकि फिर वो उसको हम इतने प्यार से बातें करते-करते उस एंगल से दिखाएँगे, तो वो फिर धीरे-धीरे उसका डर निकलने लगेगा। उसके अंदर के कॉन्फिडेंस को हम बूस्ट कर रहे होते हैं एक्सपोज़र थेरेपी में, कि नहीं आप ये कर सकते हो। बहुत सहज है, बहुत ईज़ी है, आप निकल जाओगे। कई बार इसमें पेशेंट को हम मेडिसिनली भी ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें हम एक्चुअल में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में कुछ स्पेसिफिक डर के लिए कुछ दवाइयाँ होती है, तो वो भी हेल्पफुल कर देती है उसके अंतर मन में जो डर बैठा है उससे बाहर निकलने के लिए। तो यदि केवल इससे हेल्प नहीं मिल रहा है तो आप अच्छे आपके आसपास के होम्योपैथिक डॉक्टर का गाइडेंस ले सकते हैं। और वहाँ पे अपनी हिस्ट्री पूरी देख के 2-3 घंटा चलता है वो हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन फाइंड आउट करने के लिए और उसके बाद में प्रॉपर ट्रीटमेंट दी जाती है। तो वो ये एक्सपोज़र थेरेपी जितना एक्सपोज़ होता जाएगा पेशेंट उसको, वो उससे यूज़्ड टू होता जाएगा। दूसरा आता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें कि एक काउंसलर या थेरेपिस्ट जो है, वो पेशेंट के फ़ियर के पिन पॉइंट पर आ जाता है। जो कि इर्रेशनल फ़ियर है, सबको नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़ियर है। तो वो जो फ़ियरफुल थॉट्स है, जो डर के विचार है, उसको रिप्लेस करता है रैशनल थॉट्स के साथ में। जैसे कुत्ते से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो रैशनल थॉट्स लेके आएगा, अरे! वो तो अच्छे हैं ना, उनके लिए पॉज़िटिव एनर्जी दे मतलब वो क्या कुत्ते तो रक्षा भी करते हैं, कितने अच्छे फ्रेंडली भी खेलते हैं, कूदते हैं। आप विजुअलाइज़ करो कि आपके आस-पास में वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल साइलेंटली उनको देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी माना हाँ, उसके बिहेवियरल पैटर्न्स में ही उसके जो इरेशनल थॉट्स है उसको रैशनल थॉट्स के साथ रिप्लेस करके उसके सोचने का, समझने का और उसके संस्कार का जो ढंग है उसे परिवर्तन करना है। फिर कुछ ट्रीटमेंट के बिना स्पेसिफिक फोबियाज़ जो होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। जैसे कि मूड डिसऑर्डर्स होने लगते हैं उनको, साथ में डिप्रेशन भी आएगा, एंग्ज़ायटी भी आएगी, बहुत ज़्यादा भय निर्माण होगा इसलिए इनको नज़रअंदाज ना करें इन डर को, जानवरों के डर या कोई भी डर को। हम आगे चल के डर के बारे में एक स्पेसिफिक टॉपिक लेंगे और ब्रेन के ऊपर स्पेसिफिक टॉपिक लेंगे कि जिसमें हमारे बॉडी में कैसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और कैसे उसका इफ़ेक्ट होता है, इस पे स्टडी करने के लिए। अच्छा, सोशल आइसोलेशन और विथड्रॉल भी हो जाता है, जिनको बहुत डर लगता है ना, तो फिर वो सोसाइटी में ही नहीं जाएँगे, बाहर ही नहीं निकलेंगे या विथड्रॉ कर लेंगे। अकेलापन, अपने आप को अकेला रखेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक बैड इफ़ेक्ट हो जाता है अगर ट्रीटमेंट ना की जाए तो। कई बार व्यक्ति खुद ये नहीं कहता है कि मुझे डर लग रहा है या उसको पता भी नहीं होता है, पर वो क्योंकि उसने समझा ही नहीं है उसको या फिर वो शर्माता है कहने से कि लोग क्या सोचेंगे, तो वो सब्सटेंस अब्यूज़ भी करने लगेगा उसके लिए जैसे कुछ वो ऐसे नशीले चीज़ खाने लगेगा जिससे कि उसको डर पैदा हो जिससे कि उसका जो डर है वो निकल जाए। तो ये एक्चुअल में टेम्परेरी होता है कि है ना, वो नशीला पदार्थ उसने सेवन कर लिया तो उस समय टेम्पररी वो उसको लगता है कि भई मैं तो ये डर से निकल गया, पर एक्चुअली वो डर से बाहर निकला नहीं है। वो केवल महसूस कर रहा है, उसको वो व्यसन की, नशे की चीज़ ऊपरा-ऊपरी लेवल पे
खुशी का हार्मोन रिलीज कर रही है, इसलिए डर वाली नेगेटिविटी टेम्पररी कम हो गई है। इसका भी इफेक्ट ब्रेन के ऊपर कैसा है, आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सब्सटेंस अब्यूज का इफेक्ट ब्रेन पर पड़ता है, कौन से हार्मोन उससे रिलीज होते हैं और कौन से हार्मोन्स हम पॉजिटिविटी के कैसे रिलीज करें, इसके ऊपर हम डिटेल में समझेंगे आगे वाले सेशंस पर। अच्छा, अभी हम आते हैं प्रॉपर उसके ट्रीटमेंट के ऊपर, कि कैसे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसको बोले कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको कुत्ते से डर लगता है, कुत्ता आपके सामने से गुजरे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो आपके पास से निकलेगा, आपको खाएगा थोड़ी। अच्छा, स्पाइडर का डर लगता है देखते ही, कईयों को छिपकली का, लिजर्ड का डर लगता है देखते ही। भाई वो आपके पास से आया, गुजर गया, वो आपको खाने थोड़ी वाला है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा वो आपके पास आ जाए तो। अच्छा, और कई तो इतने निडर होते हैं कि उसको पकड़ के फेंक भी देंगे, क्योंकि वो डर ही मन में नहीं रखा है ना, तो निडर बनना है। फिर दूसरा आता है कि जिसको डर है, उसने ये डर की भावना किसी और के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब शेयर करेगा किसी और के पास कि मुझे ये चीज का डर है, तभी तो उसकी वो ट्रीटमेंट हो पाएगी ना। जब शेयर ही नहीं करेगा तो ट्रीटमेंट कैसे हो पाएगी। तीसरी बात आती है कि वो एक्सेप्ट करे कि मुझे डर लगता है। मानो किसी और के साथ उसने शेयर किया कि भाई वहां पे कुत्ता है, यहाँ पे ये छिपकली है, यहाँ पे ये स्पाइडर है। तो किसी और को उसने शेयर किया तो सामने वाले ने कह दिया भाई आपको डर लग रहा है उससे, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के साथ रहते हो उसको डर नहीं है, वो कहता है आपको डर लग रहा है। तो अभी इसको ये ईगो कि नहीं मैं कैसे एक्सेप्ट करूं, नहीं नहीं मुझे तो डर नहीं लग रहा, मैं कुछ डरता नहीं हूँ। परंतु उसके हाव भाव से, उसके एक्सप्रेशन से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि भाई इसको तो डर लग रहा है। तो एक्सेप्ट करें कि हाँ मुझे डर लग रहा है, क्योंकि आप एक्सेप्ट करेंगे, शेयर करेंगे, तभी तो आप उसमें से निकल पाएंगे, तभी तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ले पाएंगे। और छोटे छोटे स्टेप्स ले, जैसे नहीं कि एकदम से मैं डर में से निकल गया, नहीं पाया तो मैं नहीं निकल पाऊंगा। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ें। अ, और क्यूरोसिटी में आए, है ना, कि भी ये आ गया जानवर मेरे आसपास में या मेरे सराउंडिंग में, तो अभी क्या कर लेगा वो, आगे क्या होगा, है ना? अपने आप में क्यूरियस हो कि क्या कर सकता है। जब कुछ कर नहीं सकता, कुछ हानि नहीं होगी ज्यादा, तो फिर डर किस बात का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एक्शन ले। एक्शन ले अर्थात कि कुछ ना कुछ हम ऐसा स्टेप ले कि जिससे वो डर जो है वो निकलने लगे। पर्सिस्टेंस आए अपने अंदर। पर्सिस्टेंस माना कुछ न कुछ करते रहे करते रहे करते रहे, उससे निकलने के लिए। ऐसे नहीं कि आज डर में से नहीं निकल पाया तो पॉसिबल ही नहीं है। पर्सिस्टेंस रखेंगे, उसको बार बार अपने अंदर दृढ़ता रख के निकलेंगे बाहर, तो निकलेंगे, अर्थात कि दृढ़ता रखेंगे तो निकल ही जाएंगे बाहर। और ये ना सोचे कि भाई मैं आज तो नहीं निकल पाया इस डर में से, तो अभी निकल ही नहीं पाऊंगा, नहीं। थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को, कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रही है, थोड़ा सा धैर्यता रखें, निकल जाएंगे। और कुछ चीजें अलग से कर ले, आप लोग जैसे करते हैं वैसे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, दूसरे भी डर रहे हैं, परिवार में दूसरे डर रहे हैं तो मैं भी डरूं, ये तो जरूरी नहीं है ना। तो आप डिफरेंटली कीजिए, आप उनके लिए प्रेरणा बन जाइए कि आप निकल सकते हैं तो दूसरे भी निकल सकते हैं। खुद पर बहुत ज्यादा हार्ड भी ना हो, है ना, क्रूअल भी ना हो कि खुद को हानि पहुंचाए। भाई मुझे उस प्राणी से, मुझे उस जानवर से डर लग रहा है और मैं खुद को उसमें से नहीं बचा पा रहा हूँ, तो खुद को हानि पहुंचाते हैं, है ना? ऐसे केसेस देखे हैं हमने कि कुछ पॉइंटेड चीज लेंगे और खुद के हाथ को काटने लगेंगे। वो डर है ना, डर में से खुद को निजात दिलानी है, तो वो दूसरा पर्टिकुलर कोई बॉडी को पेन क्रिएट करते हैं ताकि वो डर की फीलिंग को भूल जाए। इसलिए खुद को ऐसा कुछ ना, इवन थिंकिंग में भी मुझे हार्म नहीं पहुंचाना है अपने आप को कि मैं तो इसमें से निकल ही नहीं पाऊंगा, नहीं। ट्रीट द एक्सपीरियंस एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। जो भी एक्सपीरियंस है उसको एक अपॉर्चुनिटी ले कि भाई ये दर्द का जो एक्सपीरियंस है, डर का जो एक्सपीरियंस है, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं इसमें से निकल सकता हूँ बाहर।
या कई बार हम उसको एक ऐसा ये भी पॉजिटिवली ले सकते हैं कि भाई अगर ये मेरे पास परिस्थिति न आती तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं इस डर से बाहर निकल सकता हूँ, है ना? क्योंकि वो डर तो इमेजिनरी है ना, रियल फैक्टर तो है नहीं, वो मैंने अपने अंदर ही क्रिएट करके रख दिया है अपने संकल्पों में, बुद्धि के द्वारा, पास्ट एक्सपीरियंस के द्वारा, डीएनए में, जीन्स के द्वारा। तो अभी मुझे ये मेरे लिए एक ऐसा मौका है कि मैं अपने आप को इससे ऊपर उभार सकता हूँ, मेरी शक्ति को बढ़ा सकता हूँ। जब तक कोई एग्ज़ाम ना आएगी तो पता कैसे चलेगा कि मैं उसको क्वालीफ़ाई कर सकता हूँ। तो डर भी मेरे लिए एक एग्ज़ाम है और मेरे अंदर इतनी शक्ति है, मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। तो कई बार हम गाइडेड मेडिटेशन की भी हेल्प लेते हैं, जिसमें हम ये विजुअलाइज़ करते हैं कि सभी प्राणियों को हम बेहद में प्रकाश दे रहे हैं। कहीं मेरा कार्मिक अकाउंट रहा होगा उनके साथ में और मैं बेहद में पाँचों प्रकृति के पाँचों तत्वों को और सारे जीवात्माओं को सकाश दे रही हूँ, उन्हें क्षमा कर रही हूँ और कभी मेरे द्वारा किसी को जाने-अनजाने में चोट पहुँची हो तो उसके लिए क्षमा माँग रही हूँ। तो ये मेडिटेशन विजुअलाइज़ करके भी कर सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन के रूप में भी कर सकते हैं। चाहिए तो अगर इसकी आवश्यकता हो तो हमें ज़रूर लिंक भी अपने ईमेल आईडी पर मेल भेजिएगा। हम इसके लिए गाइडेड मेडिटेशन भी बना देंगे bkdonika@gmail.com पर आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। जब तक हम उस चुनौती का सामना करने की शक्ति नहीं रखेंगे ना, तब तक हम बाहर ही नहीं निकल पाएँगे। इसलिए अंदर से ये संकल्प कर लें कि मुझे इसमें से निकलना है बाहर। हाँ, तो एक एलएमएनओपी साइकिल भी बोलते हैं हम कि अपने डर को लेबल दे दीजिए। गिव मीनिंग टू द इमोशन कि वो डर लग रहा था, ओके नेचुरल था। अभी उसको मुझे उसमें से बाहर निकलना है और मैं निकल रहा हूँ क्या? निकल चुका हूँ। ये विजुअलाइज़ कीजिए। ये समझिए कि आपको डर नहीं लग रहा है, ये आपके मस्तिष्क को डर लग रहा है। आप मस्तिष्क से, ब्रेन से अलग हो। हुँ? ब्रेन में कैसे वर्किंग होती है, कौन से पार्ट में क्या होता है, हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे ताकि उसकी और डीपर समझ आ जाए। अभी एक अनदर न्यू मीनिंग दे दीजिए उस डर को कि भई मैं तो इसमें से बाहर निकल सकता हूँ ना, फिर मुझे डरने की क्या बात है? ये फ़ियर तो इमेजिनरी है, डर तो इमेजिनरी है, मैं तो रियली कुछ अलग हूँ और ये मस्तिष्क में जो मैंने बात पकड़ के रखी थी, उससे डर लग रहा था, अभी मैं उससे बाहर निकल रहा हूँ। जो भी आप कार्य कर रहे हैं ना, उसको हायर पर्पस दीजिए, कि वो जो डर था वो ओरिजिनल नहीं है। हाँ, डरना मेरा ओरिजिनल संस्कार है ही नहीं, क्योंकि मैं आत्मा तो शक्तिशाली हूँ। जैसे ही ये अंडरस्टैंडिंग या समझ या विजुअलाइज़ेशन बार-बार आ जाता है कि मैं शक्तिशाली हूँ, तो डर ऑटोमैटिकली कमज़ोर पड़ जाएगा, वीक पड़ जाएगा। हुँ, तो ओवरकमिंग फ़ियर के लिए कुछ टिप्स है, ध्यान से इसको समझना है। पहला तो अपने डर से भागना नहीं है, है? कि वो जानवर दिखता है तो उसको देखना नहीं है, उसके बारे में सोचना नहीं है। उस जितना आप सोचेंगे ना मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, उतना ज़्यादा आएगा वो। इसलिए उस डर को सामना करना है, उस डर का, सिचुएशन का, परिस्थिति का विजुअलाइज़ करके सामना करना है, कि भई मैं उस जानवर के बिल्कुल बाजू में से निडर होके जा रहा हूँ। ये विजुअलाइज़ करें, अपने आप को पिक्टोरियली देखे कि मैं जा रहा हूँ वहाँ से और वो जानवर मेरे आस-पास से गुज़र रहे हैं। मैं बिल्कुल एकदम रिलैक्स्ड वे में हूँ और उनको पॉज़िटिव एनर्जी देते हुए जा रहा हूँ। परमात्मा मेरे साथ है। जब सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरे साथ है, मास्टर है ना, हम तो मास्टर है, वो तो ऑलमाइटी है। तो ऑलमाइटी के साथ मास्टर हो। जैसे बच्चा अपने पिता के साथ हो, तो वो समझ जाता है कि भई मेरे साथ तो मेरा पिता है ना, मेरे को ये छोटी-मोटी चीज़ें आएगी तो वो मेरा फेस कर लेगा। सर्वशक्तिमान परमात्मा मेरा पिता है, उसको सौंप दो कि ये मुझे डर लग रहा था, अभी आप मेरे साथ हो, तो मेरे को इससे डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। तो इसे कहेंगे कि हम फ़ियर को फ़ेस कर रहे हैं। खुद को समझ लिया ना कि मैं ये चिंता करने वाला, डर करने वाला तो मैं हूँ ही नहीं, वो ब्रेन कर रहा है, वो ब्रेन अलग एंटिटी है, मैं अलग एंटिटी हूँ। हुँ?
और ये जब अपने आप में हम अनुभव करने लगेंगे ना, तो उससे निकल सकेंगे। और अनुभव से हम कह रहे हैं, चाहे कोई भी प्रकार का डर हो, अपने आप को एक बार ये बार-बार स्मृति दिलाते गए कि मैं शक्तिशाली हूँ, परमात्मा सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, वो मेरे साथ है। तो उनको अपने साथ रखते हैं, हम बार-बार विजुअलाइज़ करते हैं, तो उस डर में से निकलना आसान होते जाता है। हम रिलैक्स होते जाते हैं फिर, है ना? अपने आप को रिलैक्स रखें, एक्सरसाइज़ करें, क्योंकि रिसर्च में पाया गया कि जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं, तो हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स जो है, वो ट्रिगर होते हैं, वो उनका बहाव बढ़ता है, जो कि हमारे मूड को अच्छा कर देते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज़ करें। फियर को ओवरकम करें, है ना? जो डर है, तो वो हम आध्यात्मिकता से, हमारे मेडिटेशन से, आध्यात्मिक वर्क से, अपनी शक्ति बढ़ाने से, उसकी शक्ति को, डर की शक्ति को हम कम कर देंगे। क्योंकि मेरा पूर्ण विश्वास हो जाता है, जो भी धर्म के, मज़हब के आप हो, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा पर हमारा निश्चय अटल हो। इतना अटल निश्चय हो कि भई, वो कोई डर तो मुझे डरा ही नहीं सकता है। तो ये अंदर से एकदम फर्म बिलीफ मुझे क्रिएट करनी है। कर सकते हैं ना? अच्छा, तो आज के सेशन से टेक होम मैसेज हमारे लिए बेस्ट वे टू कोप ज़ूफोबिया के लिए है। पहला, एक ब्रीथ इंटेंशनली कर दे। साइमल्टेनियसली हम गिनती भी कर सकते हैं अंदर ही अंदर, ताकि उस फ़ियर से हम अपने आप को डाइवर्ट कर सकें। दूसरा, नियमित एक्सरसाइज। जब डर की फीलिंग आती है उस टाइम पे तो अपनी एक्सरसाइज बढ़ा दीजिए, इससे तन भी तंदुरुस्त, मन भी तंदुरुस्त, मन भी दुरुस्त, तन भी दुरुस्त, और साथ में शरीर में पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज होंगे। हम आने वाली स्लाइड्स में लेंगे एक हॉर्मोन्स पर टॉपिक अलग से, के ऐसे कौन से पॉजिटिव हॉर्मोन्स हमारे शरीर में होते हैं और कौन सी एक्टिविटी से वो हॉर्मोन्स जो है वो ट्रिगर होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, जब हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं, गाइडेड मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो हम इस डर में से आसानी से निकल सकते हैं। यदि आपके और भी कोई सुझाव हो, प्रश्न हो, तो आप इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, bkdonika@gmail.com। होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो बी फियरलेस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।